बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटे आप सब लोग कारवाने उर्दू निकालिए और अपने साथ रफ कॉपीज और पेंसिल्स भी ले लीजिए। आई होप बेटा आप सब ने अपना पिछला काम जो था वो सब कुछ कॉपीज पे कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। आज हम बेटे कारवाने उर्दू में पेज नंबर 55 सफ़ा नंबर 55 कारवाने उर्दू पेज नंबर 55 बेटा निकालिए। इसमें आप लोग देखेंगे तस्वीर की मदद से छोटी सी कहानी लिखिए। पहले बेटा आप लोग इसमें तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें आप लोग देख रहे होंगे तस्वीर की नंबरिंग भी की गई है। तस्वीर नंबर 1 में देखिए कबूतरों का एक वॉल है जो आसमान पर उड़ रहा है। तस्वीर नंबर 2 में देखिए आप लोगों को क्या समझ आ रही है तस्वीर नंबर 2 में कि एक जाल है और उस जाल के नीचे शिकारी ने कबूतरों का दाना डाल रखा है। कबूतर जो है वो अपने खाने की तलाश में आसमान पर गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तस्वीर नंबर 3 में देखिए वो तमाम कबूतर नीचे दाना देखकर आ रहे हैं। जैसे ही वो दाना देखते हैं तो उनमें से एक जो बूढ़ा कबूतर है बेटा जो सबसे आगे है वो उन सब कबूतरों को बेटा मना करता है कि हो सकता है ये किसी शिकारी का जाल हो, इस तरह हमें दाने की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाकी जो कबूतर हैं वो उसकी नहीं सुनते और वो दाना चुगने के लिए नीचे उतर आते हैं। तस्वीर नंबर 3 में हम देखेंगे वो दाना चुगने के लिए नीचे आ गए हैं। बेटा पेज नंबर 55 कारवाने उर्दू। मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। पेज नंबर 55 कारवाने उर्दू तस्वीर कहानी। ये तस्वीर की मदद से हम एक छोटी सी कहानी खुद से लिखेंगे। मैं आपको बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह हमने ये कहानी लिखनी है। सबसे पहले तस्वीर नंबर 1 में देखिए कबूतरों का एक वॉल आसमान पे उड़ रहा है। और बेटा हमेशा याद रखिएगा कि कहानी हमने जब भी शुरू करनी है उसका आगाज हम इस तरह करेंगे, एक दफा का जिक्र है। कहानी हम जब भी शुरू करेंगे बेटा उसमें लिखिएंगे सबसे पहले एक दफा का जिक्र है कि कबूतरों का एक वॉल दाने की तलाश में उड़ रहा था। तस्वीर नंबर 2 में देखिए उन्हें एक जगह पर बहुत से दाने बिखरे हुए नजर आए। आप लोग तस्वीर नंबर 2 में देख रहे हैं दाने उन्हें एक जगह बहुत बिखरे हुए नजर आए। तस्वीर नंबर 3 में देखिए तमाम कबूतर बहुत खुश हो गए और दाने की तरफ फौरन लपक पड़े। उनमें आप देखेंगे एक कबूतर है वो दाना यानी बड़ा कबूतर नजर आ रहा है। उसने उनको खबरदार करने की भी कोशिश की कि हो सकता है ये शिकारी का बिछाया हुआ जाल हो, तो हम लोग इस पे मत झपटे। जैसे ही वो कबूतरों ने उसकी बात नहीं सुनी, जैसे ही वो तमाम कबूतर दाने की तरफ लपके तो वो उस जाल में फंस गए। अब जी क्या था, अब तस्वीर नंबर 5 में देखिए तमाम कबूतर उस जाल में फंस गए हैं और वो बेहद घबरा गए हैं। लेकिन उनमें से जो एक अक्लमंद और दाना कबूतर था उसने बेटा हिम्मत नहीं हारी और उसने उन तमाम बाकी जो कबूतर हैं उन सबको उसने कहा
कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सब अगर मिलकर मुत्तहिद होकर इस जाल को जोर लगाएंगे तो जाल समेत हम उड़ जाएंगे। तमाम कबूतरों ने बेटा उसकी बात मानी। तस्वीर नंबर 6 में आप देखेंगे कि कबूतर जो हैं वो जाल समेत उड़ने में कामयाब हो गए। इस कहानी से बेटा हमें एक नतीजा यानी सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है। आप लोग बेटा आपने अपनी कॉपीज की जो बी वाली साइड बनाई हुई है उसमें बेटा आपने, अगर तो आप लोगों को फोटोकॉपी की अवेलेबिलिटी मिल सकती है तो बेटा ये आपकी जो बुक पे तस्वीर बनी है, आजकल कलर्ड कॉपीज भी आसानी से हो जाती हैं। अगर तो मुमकिन है तो बेटा ये इस पेज की कलर्ड कॉपी करके आप अपने बी वाली साइड में ये लगाइए, या फिर आप लोग खुद भी बेटा इसकी ड्राइंग कर सकते हैं। बहुत आसान सी इसकी ड्राइंग है, आप किसी बड़े से भी बेटा किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, खूबसूरत सी ड्राइंग बना के उसमें कलर कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा अगले सफ़े पर आपने तस्वीर कहानी की बेटा हेडिंग देनी है कॉपी में, और सवाल लिखना है कि तस्वीर की मदद से कहानी लिखें। फिर बेटा आपने ये तस्वीरों को देखना है, इन तस्वीर को, और तकरीबन एक सफ़े की एक छोटी सी खूबसूरत सी कहानी लिख देनी है जैसे कि मैंने आपको बयान की है। उसका कहानी का बेटे आपने नतीजा यही लिखना है कि इत्तेफाक में बरकत है। अब जी बेटा कारवानी उर्दू का अगला सफ़ा निकालिए, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 बेटा निकालिए। मजमून कैसे लिखें। आज पहले हमने सीखा है कि जी कहानी कैसे लिखें, उसके बाद आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेज नंबर 56 है मजमून कैसे लिखें। आज बेटा आपको इसमें इसके मुताले से पता लगेगा कि आप लोग मजमून किस तरह लिख सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग इसकी रीडिंग कर लेंगे तो आपको बहुत सारी मालूमात में आपकी इजाफा हो जाएगा कि हम किस तरह आसानी से मजमून लिख सकते हैं। जी पेज नंबर 56 पे देखिए, मजमून कैसे लिखें। मजमून लिखना एक दिलचस्प काम है। इस सतह पर आपको मजमून लिखना आना चाहिए, यानी अब आपका क्लास 4 का जो लेवल है बेटे, इस लेवल पे आपको खुद से मजमून लिखना आना चाहिए। मजमून के लिए ज़रूरी बातें, यानी आप जब मजमून लिखें तो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, मालूमात। जिस मौजू पर मजमून लिखना हो उसके बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। आपके ख्यालात और मुशाहिदा भी मालूमात का हिस्सा होते हैं। यानी बेटा आपने जिस मौजू पर जिस टॉपिक पर मजमून लिखना है उसके बारे में आपके पास बेटे मालूमात होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपके ख्यालात और मुशाहिदात यानी आपकी जो थिंकिंग है और मुशाहिदात बेटे तजर्बे को कहते हैं, उसमें आपका कुछ ना कुछ तजर्बा भी अगर आपको कुछ हासिल हो तो आप उसमें वो भी लिख सकते हैं। नंबर 2 देखिए, तरतीब। मजमून में तरतीब का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सोच कर लिखें। सबसे पहले कौन सी बात लिखना है, उसके बाद कौन सी, और सबसे आखिर में कौन सी। जी बेटा ये एक गौरतलब बात है कि मजमून जब आप लोग लिखें तो उसमें बेटा ये होना चाहिए कि आपको बेटा जब मजमून का आगाज करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी बात पहले लिखेंगे। यानी अगर आपने किसी कोई शख्सियाती मजमून लिखना है तो उसमें बेटा ये हो कि उसकी पहले शख्सियत के बारे में लिखें कि उनका नाम क्या था, या फिर अगर आपने किसी शहर या मुल्क के बारे में लिखना है तो आप उसका पहले लिखेंगे कि वो मुल्क कब वजूद में आया यानी कब बना, और उस मुल्क में रहने वाले लोग वगैरह किस तरह के हैं। इस तरह बेटे शुरू में आपने इस तरह लिखना है।
मैं यहाँ पर आपको इस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपने कोई शख्सियाती यानी किसी शख्सियत पर मजमून लिखना है, तो सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे कि जैसे कायदे आज़म है, तो कायदे आज़म का पूरा नाम आप लिखेंगे। उसके बाद कि वो कहाँ पैदा हुए, उनकी तारीख पैदाइश क्या है, ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। तो ये बातें बड़ी सोच कर लिखनी चाहिए, ना कि अगर आप मजमून लिखें तो कहीं इस तरह लिख दें कि जी हमारे आखिर में आना था उनकी वफात, तो आप लोग पता हो जी शुरू में ही लिख रहे हैं। उनके जो कुर्बानियां हैं वो आपने मजमून के दरमियान में लिखनी है, पता लगे जी वो शुरू में ही शुरू हो गए आप। नहीं, इस तरह नहीं होगा बेटे, बड़े सीक्वेंस के साथ मजमून लिखते हैं, इसमें एक तरतीब होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आगे देखिए, नंबर 3 पॉइंट, जुबान की दुरुस्ती। अल्फाज की सही इमला, जुमलों की मुनासिब साख्त, कवायद और रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी है। इसमें बेटा आपने देखना है कि अल्फाज की सही इमला, यानी आप लोग जो अल्फाज लिख रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब हों और उनमें कोई गलती ना हो। जुमले भी जो हैं वो भी बहुत अच्छे और मुनासिब हों। कवायद और रमूज़ औकाफ का भी दुरुस्त इस्तेमाल। कवायद बेटा ग्रामर का और रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल, यानी ज़ेर ज़बर पेश रमूज़ औकाफ आप लोगों को करवाया गया है पहले, तो बेटा उनका भी दुरुस्त इस्तेमाल आप करना बहुत ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों को पहले आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 57। ये आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रहा है, पेज नंबर 57, मजमून के हिस्से। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, तारुफ या तमहीद। नंबर 1, तारुफ या तमहीद। ये मजमून का पहला हिस्सा होता है। इसमें मजमून का आगाज तमहीद बांधकर या मुख्तसर तारुफ के जरिए होता है। यानी बेटे इसमें मजमून का पहला हिस्सा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वो बता दिया है कि शख्सियाती मजमून किस तरह लिखते हैं। यानी इसमें अगर आप किसी भी चीज़ के भी मुतालिक लिख रहे हैं तो पहले आपने थोड़ा सा तमहीद बांधनी है, उसको थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाना है। नंबर 2 देखिए, मतन या नफ्से मजमून। इस हिस्से में असल मौजू पर इजहार ख्याल किया जाता है। इसे 2 या 3 नस्ल पारों में लिखा जा सकता है। यानी ये मतन या नफ्से मजमून जो आपका बेटे इसके बाद में जो आपका टॉपिक है मजमून का, उसको बेटे आपने उसके बारे में इजहार ख्याल करना है अपना, और इसको 2 से 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नस्ल पारे बेटा पैराग्राफ को कहते हैं। इसके बाद बेटे आएगा इख्तिताम। इख्तिताम में बेटा यानी आपने मजमून की एंडिंग किस तरह करनी है। ये मजमून का आखिरी हिस्सा होता है। इस हिस्से में आप अपनी बात समेट कर मुनासिब अंदाज में आखिरी बात तहरीर की जाती है। यानी ये मजमून की बेटे जो एंडिंग है, इख्तिताम है, इसमें आप अपनी तमाम बात को समेट कर बहुत ही मुनासिब और खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को तहरीर कर सकते हैं। जी अब बेटे जी आगे देखिए, मजमून की इकसाम। मजमून की कई इकसाम हैं। नंबर 1, शख्सियाती मजमून। शख्सियाती मजमून, ये मजमून किसी शख्सियत पर तहरीर किए जाते हैं। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, शख्सियाती मजमून में जैसे हमारे जो आपकी बहुत ही कोई फेमस पर्सनालिटीज़ हों उनके बारे में आप लिख सकते हैं। कायदे आज़म हैं, अल्लामा इकबाल हैं, इसमें आपकी कोई जैसे हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं, अगर वो शायर के लिहाज से लिखें तब भी वो आ सकते हैं, अगर आप अल्लामा इकबाल करके लिखें तब भी आ सकते हैं। इसी तरह कायदे आज़म है, अगर आप उनका सिर्फ कायदे आज़म का लिखें तो वो आ सकता है, और उसके अलावा हमारे अजीम रहनुमा भी आप उसमें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटे आप लोग अगर शख्सियाती मजमून में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखें तो उसके बारे में भी वो भी शख्सियाती मजमून में आ सकता है। और भी जो भी आपकी असातिज़ा के बारे में या आपकी जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हों उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नंबर 2 देखिए, मालूमाती मजमून। ये मजमून किसी खास मालूमात को जाहिर करते हैं।
कुछ आप बेटे मालूमात वाले मजमून भी लिख सकते हैं। नंबर 3 वाक़ियाती मजमून। अगले पेज पे बेटा आइए, पेज नंबर 58। वाक़ियाती मजमून, मजमून की इस किस्म में कोई वाक़या बयान किया जाता है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज नंबर 58। मजमून की इस किस्म में कोई वाक़या बयान किया जाता है, यानी कोई वाक़ियाती मजमून भी आप लिख सकते हैं। इसमें बेटा मजमून की इस किस्म में आप कोई वाक़या भी तहरीर कर सकते हैं। अब जी देखिए, अब जो आपका इसमें एक्टिविटी है, इशारात की मदद से किसी एक उन्वान पर शख्सियाती मजमून लिखिए। जैसे आपने एक बेटा पिछले टॉपिक पढ़ा था, पाकिस्तान की काबिल फख्र बेटी अरफा करीम एक शख्सियाती मजमून है। यानी उस लेसन में हमने जो पढ़ा था अरफा करीम, वो अरफा करीम की शख्सियत के बारे में था। वो अगर आप शख्सियाती मजमून लिखें तो उसमें अरफा करीम के मुतालिक भी लिख सकते हैं। उन्वानात आपको ये 1, 2 और 3 में दे दिए गए हैं। आप लोगों का बेटे ये होमवर्क होगा, आपको लिखना सिखा दिया गया है कि किस तरह आपने मजमून लिखना है। मेरे पसंदीदा उस्ताद या मेरी पसंदीदा उस्तानी। इसके अलावा आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर भी मजमून लिख सकते हैं या अल्लामा इकबाल पर भी लिख सकते हैं। बेटे दिस इज योर होमवर्क। ये 3 आपको दिए गए हैं उन्वानात। इनमें से बेटा आप लोगों को जिस पर भी आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अरफा करीम पे लिखना चाहें तो बेशक उस पर भी लिख सकते हैं। अब नीचे इसी पेज पे देखिए इशारात। आगाज सबसे पहले शख्सियत का तारुफ करवाइए। खसूसियात, शख्सियत की खसूसियात तहरीर कीजिए। इख्तिताम, शख्सियत के लिए अच्छे जज्बात या दुआ के साथ मजमून का इख्तिताम कीजिए। याद रखिए, बार बार शख्सियत का नाम दोहराने की बजाय मुनासिब ज़मीर इस्तेमाल कीजिए। जी बेटा, हमने पिछली एक्सरसाइजेस में मुनासिब ज़मीर का भी इस्तेमाल, यानी आपको इसम ज़मीर का इस्तेमाल भी सिखाया गया था। जी बेटे, कारवानी उर्दू का ये इतना काम था। आपको आज कहानी लिखना भी सिखाई गई है और उसके अलावा आपको मजमून लिखना भी सिखाया गया है। तो इंशाल्लाह इन पॉइंट्स की मदद से आप लोग खुद ज़रूर लिख सकेंगे। अब बेटे, जब आपने कहानी लिखनी है तो वो उसकी आप कलर्ड कॉपी भी, या अगर आपको दूसरी कॉपी मिल जाए, कलर्ड बेटे लगे तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। अगर फोटो कॉपी मुमकिन ना हो बेटे, आप लोग खुद भी उसकी तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरें और रंग भर कर बेटा उसके बाद आपने वो तस्वीर लगानी है। इसके बाद बेटा अब आप लोग मजमून लिखेंगे अपनी कॉपीज में। ये भी बी का काम है। अब जी बेटा, आप लोग अपना रीडर निकालिए, गुलिस्तान। रीडर की आपको बेटा पहले मैंने रीडिंग दी हुई थी, बगदाद की आपकी। आज हम बेटा रीडिंग करेंगे सफ़ा नंबर 12, नादान हाकिम। रीडर बेटा निकालिए, नादान हाकिम, सफ़ा नंबर 12। एक शहर का हाकिम बड़ा संगदिल और बेरहम इंसान था। इंसानों को तो वो इंसान समझता ही नहीं था। इसमें बेटा नादान का जो सबसे पहले आपका टॉपिक है, इसका बेटे मायने लिखिए ना समझ, अहमक।
नादान का मायने लिखिए, ना समझ, अहमक। फर्स्ट लाइन में है लफ्ज हाकिम। हाकिम का मायने लिखिए, बादशाह। हाकिम का मायने लिखिए, बादशाह। जी। एक शहर का हाकिम बड़ा संगदिल और बेरहम इंसान था। इंसानों को तो वो इंसान समझता ही नहीं था। लोगों को दुख देने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इजाद करता कि लोग दंग रह जाते। दंग का बेटे मायने लिखिए, हैरान। दंग का मायने लिखिए, हैरान। जी। इस बेटे एक शहर में इसमें बताया गया है कि एक बहुत ही संगदिल और बेरहम इंसान रहता था, यानी हाकिम उस का बादशाह रहता था, जो इंसानों को तो इंसान समझता ही नहीं था, यानी बहुत ही हद दर्जे वो सफाक और जालिम था। और लोगों को किस तरह तंग करना है, किस तरह उनको अजियत देनी है, वो रोजाना उसका नए से नया तरीका ही होता था कि वो किस तरह लोगों को तंग करता था। उसी शहर में एक खुदा का प्यारा बंदा भी रहता था, जो अपना वक्त खुदा की इबादत और लोगों की खिदमत करने में गुजारता। उसी शहर में बेटा एक अल्लाह का बहुत ही नेक और अच्छा बंदा भी रहता था, जो अपना ज्यादातर बल्कि अपना तमाम वक्त अल्लाह ताला की इबादत में और लोगों की खिदमत करने में गुजारता था। लोग अपने दुनियावी मामलात में भी मशवरा लेने उसके पास जाते। वो हर शख्स को अच्छा मशवरा देता और उसके साथ ही खुदा की मखलूक से अच्छा सलूक करने की नसीहत करता। लोग उसके पास बेटा जाते थे, अगर किसी को कोई भी मसला होता था तो वो उससे मशवरा लेने जाते थे, तो वो उनको उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से डीलिंग करता था, यानी उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था और उनको बहुत अच्छा मशवरा देता था, और साथ ही अल्लाह ताला की मखलूक से अच्छा सलूक करने की भी नसीहत करता था। लोग चूंकि उसके मशवरों पर अमल करके फायदे में रहते थे, लिहाजा उसके यहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती। भीड़ का मायने लिखिए, रश। शहर में उस शख्स का एहतराम देखकर हाकिम को बड़ा गुस्सा आता। वो अक्सर अपने हवारियों, हवारियों का बेटा मायने है साथियों, वो अक्सर अपने हवारियों साथियों से कहता, ये लोगों को आखिर क्या होता जा रहा है। हाकिम मैं हूँ, लेकिन वो एहतराम इस 2 टके के फकीर का करते हैं। जिस शख्स के पास दोस्तों को खिलाने के लिए कुछ ना हो, उसकी दोस्ती किस काम की। वो जो हाकिम था बेटे, वो बड़ा ही गुस्सा खाता था। वो कहता था कि ये 2 टके का आदमी है और फकीर इस तरह है, तो इसको बेटे लोग क्यों इसके पास जाते हैं, और इसकी दोस्ती किस काम की है, ये तो 2 दोस्तों को खाना तक नहीं खिला सकता। हाकिम के लालची दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते और दरवेश को बुरा भला कहकर नादाम हाकिम को खुश करते रहते। एक रोज हाकिम बड़ा परेशान बैठा था और दरवेश को नीचा दिखाने का तरीका सोच रहा था। अब जी अगले पेज पे आइए। उसके एक, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगला पेज आ गया, पेज नंबर 13। उसके एक मक्कार दोस्त ने राजदाराना लहजे में कहा। मक्कार का बेटे मायने लिखिए, चालाक। मक्कार का मायने लिखिए, चालाक। दरवेश को नीचा दिखाने की मेरे जहन में एक बड़ी उम्दा तजवीज आई है। तजवीज का मायने लिखिए, तरकीब। मैं हर रोज इस तजवीज पर फौरन अमल करूंगा, जिससे दरवेश का एहतराम लोगों के दिलों से खत्म हो जाए। नादान हाकिम ने कहा, आप उस दरवेश के दोस्त बन जाएं।
मक्कार शख्स ने कहा, हर इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जब दरवेश के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा तो लोग आपकी भी इज्जत करने लगेंगे। फिर आप उस नेक बंदे को अपने रंग में रंग लें। यानी बेटा उसके जो मक्कार हाकिम के जो साथ बैठते थे लोग, उन्होंने उसको तजवीज़ दी कि आप दरवेश के दोस्त बन जाएं। और हर इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जब आप उसके दोस्त बनेंगे तो उन लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना हो जाएगा और लोग आपकी भी इज्जत करेंगे। रफ्ता रफ्ता लोग दरवेश को छोड़कर आपकी दोस्ती का दम भरने लगेंगे, क्योंकि आपके पास तो मालो दौलत भी है और दौलत के जाल में बड़े बड़े परहेजगार फंस जाते हैं। परहेजगार का मायने लिखिए मुत्तकी नेक। परहेजगार का मायने लिखिए मुत्तकी नेक। ये तजवीज़ बेवकूफ़ हाकिम को बड़ी पसंद आई और उसने नेक दिल दरवेश से मिलने का प्रोग्राम बनाया। वो मक्कार शख्स जिसने ये तजवीज़ पेश की थी, हाकिम का पैगाम लेकर दरवेश के घर गया, मगर दरवेश ने हाकिम से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। जी, जब वो मक्कार शख्स बेटा उस हाकिम के कहने पर दरवेश का पैगाम लेकर उसके घर गया, तो उसको बेटा वो दरवेश जो था उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। अब जी हाकिम तो बड़ा ही वो था गरूर वाला, उसने देखा कि इसने मुझे इनकार कर दिया, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मगर उसके मक्कार साथी ने समझाया, वक्त पड़ने पर बुरे इंसान को भी अच्छा कहना पड़ता है, आप खुद उससे मुलाकात करने पहुंच जाएं। यानी उसके जो मक्कार उसका आदमी था, उसने उसको हाकिम को कहा कि कोई बात नहीं, आप जाएं और उससे खुद भी मुलाकात कर लें। बुरे इंसान को भी वक्त करने पर पड़ने पर अच्छा कहा जा सकता है। तो जनाब जी हाकिम जब दरवेश के घर पहुंचा तो खुदा का नेक बंदा मुलाकात से इनकार न कर सका। हाकिम ने अफसोस का इजहार करते हुए शिकायत की, मैं सिर्फ आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। अगला पेज बेटे, पेज नंबर 15। मैं सिर्फ आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से खुश होकर मिलते हैं, मुझे हाकिम नहीं एक आम इंसान समझकर मिल लिया करे, क्योंकि मैं भी तो आखिर इंसान हूँ। तुम एक आम इंसान हरगिज नहीं हो, दरवेश ने बड़े नरम लहजे में जवाब दिया। यानी बेटा दरवेश को तो पता था कि ये किस किस्म का हाकिम है, तो उसने दरवेश ने कहा, मुझे पता है कि तुम किस किस्म के इंसान हो, तुम एक आम इंसान बिल्कुल नहीं हो सकते। तुम्हारी वजह से आम इंसान बड़े परेशान रहते हैं। तुम धौंस दांतली से लोगों के दिलों को तोड़ तो सकते हो मगर जोड़ नहीं सकते। धौंस दांतली का बेटे मायने लिखिए जबरदस्ती। धांधली का बेटे है धोखा, धौंस जबरदस्ती। मैं एक ऐसे इंसान का दोस्त कैसे बन सकता हूँ जिसने खुदा की मखलूक को दुश्मन बना रखा है। ये तो कोई बात ना हुई, हाकिम ने बहस करते हुए कहा, आप मेरी दोस्ती से इनकार करके बहुत बुरा कर रही हैं, आपके पास कोई माकूल वजह नहीं है। माकूल का मायने लिखिए जायज। नादान हाकिम गौर से सुन, दरवेश ने बिगड़कर जवाब दिया, दोस्त का दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता, खुदा की मखलूक मेरी दोस्त है और तू उसका दुश्मन है। हाकिम लाजवाब हो गया और अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। जब बेटे उसने उसको नादान हाकिम की तमाम खसलत का पता था, तो दरवेश ने उसकी दोस्ती से इनकार कर दिया। अब बड़े आराम से उसको कहा कि तुम जब अल्लाह की मखलूक के दोस्त नहीं हो सकते, उनके दुश्मन हो, तो मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं कर सकता। इस बेटा जवाब पर वो हाकिम जो है वापस आ गया। अब जी बेटा आपका स्क्रीन पर आएगा घर का काम। आपको बेटा घर का काम व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो बेशक लिख लें। इसके बाद बेटे आपसे मैं सवाल जवाब करूंगी, किसी को कोई भी बेटे मसला है तो वो हैंड रेज वाला ऑप्शन बेटे कर दीजिएगा। अब ये आप घर का काम देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कारवानी उर्दू सफ़ा नंबर 55। तस्वीर को देखकर कॉपी पर कहानी लिखें और तस्वीर भी कॉपी पर बेटे वो जो मैंने आपको बताया कि फोटो कॉपी अगर मिल जाए आपको ठीक है, वरना आप खुद भी ड्राइंग करके बेटा उसको उधर बना सकते हैं और फिर कहानी लिखनी है। अब बेटे कहानी का नतीजा जो है वो मैंने आपको बता दिया है, इत्तेफाक में बरकत है। उसके बाद सफ़ा नंबर 56 56 मजमून कैसे लिखें। किसी एक शख्सियत पर बेटे आपको उधर इशारात दे दिए गए हैं, उन्वानात दे दिए गए हैं, किसी एक शख्सियत पर आप मजमून लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बेटे रीडर की अगली कहानी मेहनत की कमाई
उसकी बेटा पढ़ाई कर लीजिएगा। और कारवानी उर्दू की अगली नज़म है, थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है, इसकी भी बेटे पढ़ाई करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी हम फिर इसका साथ तमाम काम करेंगे और इसकी पढ़ाई भी करेंगे। अब जी बेटे आपको हैंड रेस की ऑप्शन आएगी, बेटे हैंड रेस करें, जिसको कोई भी बेटे मसला है तो वो पूछ लीजिए। टीचर जी बेटा। टीचर जो आपने वर्ड मीनिंग बताए हैं ये कॉपी में लिखने हैं? रीडर के नहीं बेटा, ये आप रीडर पे ही रहने दीजिए। ये रीडर के ऊपर लिखने हैं, मतलब वर्ड के ऊपर? हाँ जी, अंडरलाइन करके ना रीडर पे, वो उधर बुक पे ही लिखिए। टीचर मैंने नहीं लिखे। नहीं लिखे तो बेटा अब आप लोग आप ऐसे कीजिएगा, यूट्यूब पे बेटा अभी अपलोड हो जाएगी आपकी क्लास, तो उसमें से बेटा ये देख लीजिएगा। ओके। अब तुम एनीवन एल्स? टीचर जी बेटे। टीचर आई जस्ट वांट टू से टीचर वो जो खुलासा था वो मैंने पूरा लिखा ही नहीं। मुझे कौन सा खुलासा बेटे? जो आपने पिछली क्लास में करवाया था। लेसन का नाम बोलिए। टीचर अच्छा लड़का। बेटे वो तो बहुत ही आसान है, उसको लिख लीजिए आप। ओके टीचर। एक्सक्यूज मी टीचर। यस बेटे। पेज नंबर 56 था, इसके ऊपर मज़मून निगारी है, मज़मून लिखने के रहनुमा असूल दर्ज झेल है। जी टीचर ये आपने लिखवाया था? कहाँ पे बेटा आप पढ़ के बता रही हैं? पेज नंबर 56। हाँ जी मैंने बताया बेटे, आपको मजमून लिखने का तरीका बताया है, आपने इसका बेटा मजमून लिखना है। मजमून बेटे पेज नंबर 58 पे देखें, निकाल लिया आपने? यहाँ पे बेटे 3 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मेरे पसंदीदा उस्ताद या उस्तानी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल। ये 3 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा बेटे मैं आपको एक और ऑप्शन भी दे रही हूँ, अगर आपने अरफा करीम पे भी लिखना चाहें तो उस पे भी इनमें से किसी एक पर आपने मजमून लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा। जी बेटा स्पीक लाउडली। एक्सक्यूज मी टीचर। यस। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। टीचर जो मजमून था वो 3 ऑप्शंस वाला, हाँ जी। वो हमने उर्दू बी कॉपी में करना है? हाँ जी, आपको बेटे मैंने बताया है ना कि आपको एक कॉपी मिली हुई है ना स्कूल की तरफ से उर्दू की। यस। उसके बेटा 2 हिस्से कर लीजिए। हाफ कॉपी में स्टार्टिंग में उर्दू एक ही बना लीजिए, और अदर हाफ जो उसका है वो बेटे उर्दू बी का बना लीजिए, उस पोर्शन में आप बी का काम कीजिए। ठीक है टीचर बेटे। जी हमारी स्क्रीन नहीं आ रही, हमने होमवर्क लिखना है। होमवर्क बेटे अभी आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा, होमवर्क के बारे में परेशान ना हो। थैंक यू हाफिज। टीचर 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 एक्सक्यूज मी टीचर। टीचर टीचर जी बेटे बोलिए, मैं सुन रही हूँ। ये जो आपने हमें मजमून दिया है और हाँ तो जी। आप तस्वीर कहानी दी है, हमने इसको उर्दू बी में लिखना है। हाँ जी, ये दोनों काम बेटे उर्दू बी के हैं। अच्छा, और देखिए यहाँ पर ना वो पेज नंबर 58 है, यहाँ पर जी जो 3 है इनमें से एक का लिखना है। हाँ जी, किसी एक पर लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला है अगर आप अरफा करीम पे भी लिखना चाहें तो बेशक लिख दीजिए, ठीक है? और देखिए जहाँ ये जो अशारात लिखे हैं इनकी मदद से लिखना है। हाँ जी, इशारात की मदद से नहीं, ये इशारात में बताया गया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा ओके। जी
Yes بیٹے, speak loudly. ٹیچر وہ جو آپ نے عرفہ کریم کا کہا, عرفہ کریم کا ہم نے پہلے لکھ نہیں لیا. لکھا ہے آپ نے؟ تو بیٹے اب آپ ان تینوں میں سے کسی ایک پہ لکھ دیجئے. ٹھیک ہے, اوکے. اوکے. آپ لوگ بیٹے اگر مضمون لکھ رہے ہیں, جیسے اگر آپ قائد اعظم علامہ اقبال پہ لکھتے ہیں تو بیٹے اس میں آپ کاپی کی خوبصورتی کے لیے ان کی ایک چھوٹی سی تصویر بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی جو کاپی کی پریزنٹیشن ہے نا وہ بہت اچھی ہوگی. جیسے قائد اعظم علامہ اقبال کی تصویر آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اینی ون ایلس؟ ٹیچر جی بیٹے. یہ جو پیراگراف ہے ریڈرز کے کوسچن آنسرز کب ملیں گے؟ بیٹے